नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं पूजा यादव और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी शैलेंद्र कुमार के पक्ष में आयोजित विशाल जनसभा को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने किया संबोधित। जनसभा में मुख्यमंत्री विधानसभा क्षेत्र के लोगों से अपील करते नजर आए कि 5 फरवरी को भाजपा के पक्ष में वोट करें। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने अपने संबोधन में डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को साझा करते हुए कहा कि हमने उत्तराखंड में लैंड जिहाद पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 5000 एकड़ से ज्यादा भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान में बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में किया प्रचार। बवाना में बीजेपी प्रत्याशी रविंद्र कुमार के समर्थन में जनता से की वोट अपील। उत्तम नगर में बीजेपी प्रत्याशी पवन शर्मा के लिए भी मांगा वोट। जनसंपर्क कर लोगों से भाजपा को प्रचंड बहुमत से जिताने की अपील करते नजर आए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी। चुनाव में आपको अपनी उस भूल को इस क्षेत्र के लोगों को सुधारने का मौका है। इसलिए मैं आप सबसे आह्वान करने के लिए आया हूं कि 5 फरवरी अब बहुत दूर नहीं है। 5 फरवरी आज से मुझे लगता है कि आज का दिन भी चला गया, 3 और 4 2 दिन बीच में हैं। और 5 फरवरी को आप सब लोग प्रातः काल से ही भाई रविंद्र इंद्रराज जी को भारी मतों से विजय बनाए। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। सीएम पुष्कर धामी ने दिल्ली में प्रचार किया और जबरदस्त तरीके से प्रचार करते हुए बीजेपी के पक्ष में वोट मांगे। लोगों से बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट अपील करते नजर आए। सीएम धामी ने मटियाला विधानसभा क्षेत्र में प्रचार किया। बीजेपी उम्मीदवार संदीप सहरावत के लिए वोट मांगे। इस दौरान पुष्कर धामी ने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना भी साधा और घेरते नजर आए आपको। साथ ही कहा कि इस बार के चुनाव में आप दाग की विदाई तय है। अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था तो उस समय मुझे अच्छी तरह याद है, इन्होंने तब उस समय कहा था कि हम राजनीति में नहीं आएंगे। ये राजनीति में आ गए। इन्होंने कहा हम चुनाव में गए और कहा हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे। अरे गाड़ी बंगला छोड़िए, इन्होंने 8-8 बंगलों को एक महल बना दिया, शीश महल। और इतना बड़ा शीश महल का घोटाला कर दिया। कभी मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर घोटाला, कभी क्लासरूम पर घोटाला, कभी शराब का घोटाला, उस घोटाले में भी घोटाला। 15 विधायक जेल में, 8 से ज्यादा मंत्री जेल में, मुख्यमंत्री जेल में, उप मुख्यमंत्री जेल में, सांसद जेल में। 11-12 साल की सरकार या आपदा की, उससे पहले 15 साल कांग्रेस की, सब मिलाकर 27 सालों से यहाँ गैर भाजपाई सरकारें चल रही हैं। उसका परिणाम है कि दिल्ली आज पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी बन गई है। पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषण वाली राजधानी कोई है तो दिल्ली है। अभी डॉक्टर साहब बोल रहे थे इतने बड़े बड़े कूड़े के ढेर लगे हैं। मां यमुना जी की मैं देखता हूं, मां जब यमुना जी हमारी यमुनोत्री से निकलती है, खरसाली से निकलती है, विकासनगर, कालसी, हरिपुर आती है, अरे ये क्या पानी, अरे पीने की बात छोड़िए आप, वो तो संजीवनी है। वहां तो आचमन भी करते हैं लोग, पीते भी हैं, नहाते भी हैं, पवित्र हैं हर तरह से। और यहाँ पहुंचते पहुंचते क्या हाल हो जाता है। और केजरीवाल जी हर बार कहते हैं, 2020 के चुनाव में भी कह रहे थे मैं अगले साल उसकी सफाई कर दूंगा। मैं चूंकि उस वीर भूमि से आता हूं, उस देवभूमि से आता हूं, जहां के लोग सीमा पर अपनी 24 घंटे की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। हमारे सैनिक, हमारे घर के भाई, हमारे बेटे, भाई बहनों, जब वो हमारी सेना पुलवामा में कांड होता है, पुलवामा बम कांड होता है, हमारे सैनिक शहीद हो जाते हैं, बलिदान हो जाते हैं, तो ये दिल्ली में विशेष सत्र बुलाते हैं विधानसभा का और कहते हैं कि सेना जो है सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत पेश करे। भाई सेना का अपमान करते हैं। कश्मीर में धारा 370 हटती है, ये धारा 370 हटने का विरोध करते हैं। शाहीन बाग में सीएए के कानून के खिलाफ लोग बैठते हैं, ये उनके साथ खड़े हो जाते हैं। अभी बांग्लादेश में हिंदुओं पर नरसंहार हो रहा था, माताओं बहनों के साथ कत्लेआम हो रहा था, अनाचार हो रहा था, उनके साथ अन्याय हो रहा था। इनके मुंह से आवाज भी नहीं निकलती है। नहीं तो छोटी छोटी बातों पर तुष्टीकरण के लिए, वोटों के लिए, एक वर्ग विशेष के लिए ये कभी धरना करने लगते हैं। दिल्ली चुनाव के बीच में भाजपा और आम आदमी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, तो वहीं दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाती नजर आती हैं। आम आदमी पार्टी सत्ता पर बनी रहने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तो वहीं बीजेपी सत्ता हासिल करने के लिए आपको घेरती नजर आती है।
बीजेपी ने कई बड़े नेता इस समय दिल्ली की जनता को लुभाने के लिए यहाँ पर प्रयासरत आपको नजर आएंगे। यानी जो बीजेपी के कई नेता हैं वो आपको इस समय दिल्ली की जनता को लुभाते हुए नजर आएंगे। पीएम मोदी से लेकर योगी तक दिल्ली चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। मध्य प्रदेश के मुखिया खुद डॉक्टर मोहन यादव भी लगातार दिल्ली में रैलियां करते नजर आते हैं, जनसभाएं करते नजर आते हैं, बीजेपी को मजबूत करते नजर आते हैं। लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं उस दौरान की तस्वीरें जब दोनों अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री प्रचार कर रहे थे और प्रचार के दौरान में ही दोनों के बीच मुलाकात होती है और मुलाकात में दोनों बात करते नजर आते हैं। तो चुनाव प्रचार के दौरान में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की मुलाकात मुख्यमंत्री मोहन यादव से होती है और इस मुलाकात की तस्वीरें फिर सामने आती हैं। दोनों मुस्कुराते हैं और फिर अपनी अपनी जिम्मेदारियों में जुट जाते हैं और जिम्मेदारी इस वक्त बीजेपी को दिल्ली में जीत दिलाने की है। तो देखिए, लक्सर से खबर है जहां महाराजा भागीरथ जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ और इसको लेकर पुलिस अलर्ट पर है। लक्सर, खानपुर समेत कई थानों की जो पुलिस है उसको सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किया गया है। दरअसल सैनी समाज की ओर से लक्सर रोडवेज स्टैंड के पास महाराजा भागीरथ की प्रतिमा का अनावरण करना है और इस कार्यक्रम में हरियाणवी गायक अमित सैनी भी शिरकत करेंगे। इस दौरान हजारों की तादाद में अलग अलग प्रदेशों से लोगों के आने की उम्मीद है और उसी के मद्देनजर तैयारियां जोरों पर हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है ताकि प्रतिमा का जब अनावरण हो तो उस मौके पर किसी भी तरीके की अव्यवस्था ना फैले। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख तय हो चुकी है। नरेंद्रनगर राजमहल में तय हो चुकी है। परंपरा के मुताबिक रविवार को टिहरी जिले के नरेंद्रनगर स्थित राजमहल में महाराजा मनुजेंद्र शाह और राजकुमारी श्रीजा शाह की मौजूदगी में राजपुरोहित ने पूजा अर्चना की। बद्रीनाथ धाम के कपाट आगामी 4 मई सुबह 6 बजे खोले जाने की घोषणा हुई। साथ ही भगवान बद्री विशाल के अभिषेक के लिए 22 अप्रैल को नरेंद्रनगर स्थित राजमहल में तिल का तेल निकाला जाएगा। इस अवसर पर महाराजा की पुत्री शीरजा अरोड़ा के अलावा बद्रीनाथ धाम के रावल अमरनाथ नम्रूद्री, टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय, मुख्य कार्यकारी विजय प्रसाद भी रहेंगे। बसंत पंचमी के साथ ही चारधाम यात्रा का आगाज भी हो चुका है। 2025 को चारधाम यात्रा की तिथि, बद्रीनाथ की तिथि नरेंद्रनगर राजमहल से घोषित हो गई है। 4 मई को सुबह 6 बजकर ब्रह्म मुहूर्त पर बद्रीनाथ के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे। नरेंद्रनगर राजमहल से कृष्णा रावत डोभाल, भारत 24। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि इस पवित्र पर्व बसंत पंचमी के दिन मुझे समस्त देशवासियों को बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि इस साल 2025 में श्री बद्रीनाथ के कपाट यानी द्वार 4 तारीख मई 6 बजे प्रातः खुलने जा रहे हैं। बसंत पंचमी के पावन पर्व जो होता है इसी पर्व के आधार के दिन जो है भगवान बद्री विशाल भगवान के कपाट कौन सी तिथि को सुलभ होगा, कौन सी तिथि को जो शास्त्र के अनुसार शुभ माना जाएगा वो तिथि आज घोषित होती है। आज जो तिथि घोषित हुई है वो 4 मई 2025 को प्रातः 6 बजे भगवान बद्री विशाल के कपाट खोलेंगे। उससे पूर्व जो पूजाएं परंपराएं हैं जिसमें तेल कलश और गाड़ू घड़ा है वो 22 अप्रैल को टिहरी दरबार से निकल के और 6 तारीख को 4 मई को भगवान बद्री विशाल के गर्भगृह में डिमरी समाज के द्वारा उसको लेके प्रवेश किया जाएगा। 3 दिवसीय वैदिक आश्रम गुरुकुल कण्वाश्रम महोत्सव के दूसरे दिन योग से कैसे निरोग रहें विषय पर चर्चा हुई। आधुनिक भीम कहे जाने वाले स्वामी विश्वपाल जैन सरस्वती ने इस मौके पर योग से कैसे 100 साल की आयु प्राप्त की जाए इस पर बात रखी। इसी को लेकर जनता को जागरूक करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि योग के बल पर कई रोगों को ठीक किया जा सकता है। लोगों के अंदर योग का प्रचार हो और हेल्थ का प्रचार हो। अभी अभी मैंने कल से मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि इसी क्षेत्र में 24 घंटे में 5 मौत हुई है जिनमें अधिकतर सारे नौजवान लड़के हैं और वो जो है किस कारण हुए 25-30 साल की उम्र में। तो इसलिए आज का जो विषय भी रखा है हमने वो भी यही रखा है कि 100 वर्ष तक आयुर्वेद योग के द्वारा कैसे स्वस्थ रहें। 38वें राष्ट्रीय खेल की महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता में केरल ने बाजी मारते हुए गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। फाइनल मैच में हार का सामना करने वाली तमिलनाडु टीम को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। इस बीच दोनों ही टीम के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। वहीं ब्रॉन्ज मेडल पर राजस्थान ने किया कब्जा। 5वें दिन रुद्रपुर के
मनोज सरकार स्टेडियम में वॉलीबॉल का फाइनल खेला गया। पहला मैच महिला वर्ग की केरल और तमिलनाडु के बीच हुआ। कड़े मुकाबले में केरल ने तमिलनाडु को 3-2 से हराकर गोल्ड अपने नाम किया। कप्तान संजू ने कहा कि मैं जीत पर काफी खुश हूं। राष्ट्रीय खेल में पदक लाने के लिए काफी तैयारी की, इसे लेकर खिलाड़ियों में काफी उत्साह और उत्सुकता रही। केरल की खिलाड़ी अश्रुति कहती हैं, हमारी जीत टीम वर्क के चलते मिली है। पहला मैच तमिलनाडु से था, खिलाड़ी पहले से ही तैयारी करके आए थे। खेल जल्द खत्म करना था, इसी रणनीति पर हम मैदान में उतरे थे। ओलंपियन रामअवतार जाखड़ ने कहा कि उत्तराखंड की बड़ी उपलब्धि है जो राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं। पिछले 4 साल केरला स्टेट टीम का विमेन टीम का कोच रहा, चारों बार हमने नेशनल जीता। तो मुझे ये सब प्लेयर्स के बारे में अच्छे तरह मालूम है, इनका स्ट्रेंथ क्या है, कमी क्या है। तो मेरे लिए ये प्लेयर्स के साथ डील करना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। पहले तो हमें बहुत खुशी है कि हम लोग ये नेशनल गेम्स हम लोग विन किया, क्योंकि हमारा पूल एक्चुअली अच्छा पूल था, अच्छी टीम के साथ था। तो फाइनल भी हमारा बहुत टाइट था। हमने तमिलनाडु के साथ पूल में 5 सेट खेला है, तो फाइनल में भी हमने 5 सेट्स खेल के जीता। तो सारी टीम और सारे यूनिटी के साथ खेला, इसीलिए हम लोग जीत पाए। उत्तराखंड में इन दिनों 38वें गेम चल रहा। आज रुद्रपुर के जिला मुख्यालय में केरला और तमिलनाडु के बीच में महिला वॉलीबॉल का फाइनल मुकाबला था, जिसमें आज केरला ने तमिलनाडु को 3-2 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। तो जो तमाम यहाँ दर्शक थे उनमें कहीं ना कहीं केरला के प्रति गुस्सा साफ तौर पर देखा जा रहा था। वहीं बात करें कोच का, तो उनका साफ तौर पर कहना कि ये हमारी कड़ी मेहनत थी जो हमने गोल्ड हासिल किया है। उधमनगर के लिए भारत 24 से संदीप पांडे।